हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण सुकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक टू बायोलॉजी और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में और बात करेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। पिछले प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जान लिया था, थर्मल मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लिया था और ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में हम लोग जान लिया था। अब अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल है जो कि एज अ प्रीकर्सर वर्क करता है कई सारे स्टेरॉल बेस्ड हार्मोन्स के लिए, लाइक टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब टाइप की चीज़ों के लिए एज अ प्रीकर्सर यूज होता है। अगर कुछ अदर चीज़ों के बारे में बात करूं तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी कहने का मतलब कठोरता। मान लीजिए ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में ऐसे कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है कुछ इस तरह से। अगर इस डायग्राम को और मैं लंबा करूं सो कुछ इस तरह से कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। ये फैटी एसिड की टेल है और इसकी जो फैटी एसिड की टेल है, इन दोनों के बीच कोलेस्ट्रॉल रहेगा। ऐसी ही पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है दोनों साइड। मीन्स लिपिड बाई लेयर होती है, उसके दोनों तरफ ऐसा सेम स्ट्रक्चर बना रहता है कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे। तो ऐसे ये बाई लेयर का फॉर्मेशन होता है और ये कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये फैटी एसिड्स हुए, फैटी एसिड टेल हुई, जिनके बीच ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज अ टेम्परेचर बफर की तरह वर्क करता है। टेम्परेचर बफर कहने का मतलब कि मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, इसकी आउटर एनवायरनमेंट है। अगर आउटर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, अगर मान लीजिए मतलब लो है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड होगा। कोल्ड अगर बाहर होगा तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है एज अ टेम्परेचर बफर की तरह इसमें प्रेजेंट रहता है या फिर टेम्परेचर बफर की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से जो इसके सेल्स के अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो गर्म होगा, इसके इतना ठंडा नहीं पड़ेगा। ये सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर बफर की तरह वर्क करता है, स्टेरॉल की तरह यूज होता है। आई मीन टेस्टोस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन या फिर जो भी स्टेरॉल बेस्ड हार्मोन्स हैं उनके लिए एज अ प्रिकर्सर यूज किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है और एक यूनिक टाइप का लिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। अगर इसकी सिंथेसिस की बात करूँ तो इसकी सिंथेसिस होती है SER में। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी एफिनिटी की बात करूं तो ये स्फिंगोमाइलिन के लिए हाई एफिनिटी शो करता है। ये रही कुछ बातें कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, मेम्ब्रेन ऑफ ट्रांसपोर्ट ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर बात करूँ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक एक्टिव फॉर्म में होता है और एक पैसिव फॉर्म में होता है। अगर इसको मैं क्लासीफाई करूँ तो ये कुछ इस तरह से क्लासीफाई होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कई सारे पंप्स में डिवाइड होता है और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है आयन गेटेड चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन्स। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आज हम बस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भेजा जाता है एटीपी मॉलिक्यूल का यूज करके। मतलब मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एक प्रोटीन एम्बेडेड है, आई मीन ये एक पंप। मान लीजिए इस पंप का नाम मैं दूँ
सोडियम पोटेशियम पंप, ATPase, सॉरी, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। सो ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, ये पंप क्या करता है कि ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराता है और एक ATP मॉलिक्यूल का यूज करता है। ATP मॉलिक्यूल को ADP में कन्वर्ट करेगा, इससे एनर्जी लेगा और एनर्जी लेने के बाद सोडियम आयन को बाहर भेजता है और जो पोटेशियम आयन है उसको अंदर लाता है K+। क्योंकि K+ की कंसंट्रेशन बाहर कम है, लेकिन फिर भी इसको बाहर से अंदर लाता है। अब ये अंदर से बाहर लाने में किसी भी चीज़ों को एनर्जी देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूँ नॉर्मली समझाने के लिए, तो अगर एक छोटी सी बच्ची है या फिर 2 बच्चे हैं, ठीक, उन दोनों बच्चों के पास किसी एक बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टॉफ़ी है और किसी दूसरे वाले के पास बहुत कम टॉफ़ी है, तो मुझे दूसरे जिसके पास कम टॉफ़ी है उससे टॉफ़ी लेकर जो जिसके पास ज़्यादा टॉफ़ी है उसको देने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ को ये दिखाता है कि यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल जब तक टूटेगा नहीं तब तक लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो ये तो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर मैं बात करूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता। इनमें इट मीन्स इसमें मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल डायरेक्टली इसमें से पार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बस दिक्कत ये है कि इसमें भी कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोटीन्स होती हैं लाइक कैरियर प्रोटीन हो गया, कुछ ऐसे, और कुछ चैनल्स होते हैं। सो ये जो चैनल और कैरियर प्रोटीन है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में आते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंपल डिफ्यूजन की, तो सिंपल डिफ्यूजन वो होता है कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। सिंपल डिफ्यूजन, अगर मान लीजिए कोई H2O मॉलिक्यूल है, अब ये H2O मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, तो यह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा H2O मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिफ्यूज़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर इस फिनोमिना का अगर एक स्पेसिफिक नाम दूं तो वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वह घटना है जहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसी को सिंपल डिफ्यूजन भी बोला जाता है। और यहाँ पे किसी भी ATP या GTP या TTP या CTP या फिर UTP इन किसी भी NTPs का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन वही अगर बात करूँ फैसिलिटेट डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में भी किसी भी एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं किया जा सकता। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं लाइक कैरियर प्रोटीन। अब ये जो कैरियर प्रोटीन क्या करेगा कि बाहर से एक मॉलिक्यूल को लेगा। अब इस मॉलिक्यूल ये यहाँ पे आएगा, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद ये कैरियर प्रोटीन से इंगल्फ करेगा और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आएगा। तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल ख़त्म, ये मॉलिक्यूल इस कैरियर प्रोटीन के अंदर आ गया। अब यहाँ से ये जो कैरियर प्रोटीन है ये इसकी कन्फर्मेशन चेंजेस होती हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस का मतलब कि मान लीजिए कोई एक कैरियर प्रोटीन ऐसे है, सॉरी, तो ये इसकी E1 कन्फर्मेशन हो गया। अगर जब ये प्रोटीन कुछ ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये E2 कन्फर्मेशन। अगर जब ये कैरियर प्रोटीन ऐसे हो जाएगा अगर, तो ये इसकी E3 कन्फर्मेशन हो गई। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स की जो कन्फर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। सो ऐसे ही जब E3 कन्फर्मेशन यहाँ पे होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएंगी। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं। अब इस तरह होने की वजह से जो मॉलिक्यूल यहाँ पे था, अब ये मॉलिक्यूल आउटसाइड इनसाइड आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ये वाली जो जगह है वो खाली हो जाएगी और फिर से ये अपने E1 कन्फर्मेशन में री आ जाएगा। लाइक ऐसे, जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, कन्फर्मेशन चेंज होगी बस। सो ये जो कैरियर प्रोटीन है वो कन्फर्मेशन चेंजेस के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल को आउटसाइड टू इनसाइड लाता है। अगर मैं बात करूँ चैनल्स की, तो चैनल्स में आयन की ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब कोई भी आयन चैनल से एक लगातार आ सकता है या फिर जा सकता है। ओके,
सो ये रही कुछ बातें पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में और पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स के बारे में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आने वाले लेक्चर के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।